हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साक्षर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं निखिल रघुवंशी आज फिर आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो 12th क्लास की हिस्ट्री सब्जेक्ट में दूसरे चैप्टर की वीडियो है। इसका समय काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे। हमारा चौथा अगला पॉइंट आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बुक को थोड़ा सा ध्यान देंगे, बुक को रख के पढ़ेंगे, इजीली समझ आता चला जाएगा। बस आपको टाइटल देखना है, बाकी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। 4.1 दक्षिण के राजा और सरदार। अभी तक हमने जितना भी इतिहास पढ़ा, हमने उत्तर भारत के बारे में पढ़ा। टाइम पीरियड वही है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का, लेकिन अभी तक हमने उत्तर भारत के बारे में ही पढ़ा। तो क्या उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत का कोई इतिहास नहीं था? क्या उस समय पर शासक नहीं थे? तो उस समय पर दक्षिण में जो साम्राज्य थे वो मौर्य साम्राज्य की तरह बहुत विशाल नहीं थे। दक्षिण का एक दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ पर जब भी शासक वंश आया है, छोटे छोटे और टुकड़ों में ही आए हैं। वो इतने बड़े विशाल शक्तिशाली नहीं थे जैसे कि उत्तर भारत में आए। उत्तर भारत और दक्षिण में यही सबसे बड़ा अंतर है कि उत्तर भारत में जितने भी राजवंश आए हैं तो बहुत बड़े बड़े और अकेले ही पूरे दक्षिण को शासन करने वाले साम्राज्य थे, लेकिन यहाँ पर दक्षिण में ऐसा कोई भी नहीं था। यहाँ पर जो राजवंश थे वो थे चोल, चेर, पांडे और शक। ये कुछ ऐसे राजवंश थे जो दक्षिण में आए और टुकड़ों में, छोटे छोटे सरदारियों में, सरदार मतलब छोटे छोटे सरदारियों में बट गए। लेकिन फिर भी हम इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में हम कैसे जानते हैं कि ये कितने शक्तिशाली थे, कितने समृद्ध थे, कैसा यहाँ का प्रशासन था, कैसे चलाते थे। तो यहाँ पर हमें एक सबसे महत्वपूर्ण संगम साहित्य यहाँ पर मिलता है। अब संगम साहित्य क्या होता है? तो दक्षिण भारत में ये प्रचलन था, आगे भी बताऊंगा अगले अध्यायों में भी, कि दक्षिण भारत में ये प्रचलन था कि दक्षिण भारत के शासक अपनी उपलब्धियों को लिखवाते थे। जिस किताब में या जिस ग्रंथ में लिखा होता था उसे संगम साहित्य या संगम ग्रंथ भी कहते थे। साहित्य मतलब ग्रंथ भी कहलाता था। तो हमें संगम ग्रंथों के द्वारा हमें दक्षिण के सभी शासकों के बारे में पूरे विवरण मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये लिखते कौन थे। तो संगम वंश इनको लिखता था। संगम वंश कौन सा था? ब्राह्मणों का एक समूह होता था। ये जो ब्राह्मण थे ये अपने राजा के लिए एक साहित्य या ग्रंथ तैयार करते थे जिसे संगम ग्रंथ या संगम साहित्य कहते थे, और इसमें अपने राजा की उपलब्धियां लिखी होती थी। और ये संगम वंश इनको गा गा के सुनाता था और लोगों तक उनकी उपलब्धियां पहुंचाता। ये संस्कृत या तमिल भाषा में लिखे जाते थे। अब संगम वंश ने क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक दो लोगों का ग्रुप या समुदाय नहीं होता था। इसमें 100, 50, 150, 200 यानी जो राजा जितने ब्राह्मणों को आश्रय दे सकता था उस राजा का उतना ही बड़ा संगम वंश बनता था जो उसके लिए काम करता था। जिसमें हम 4.2 को देखते हैं कि दक्षिण के राजाओं के बाद। और तो दैविक राजा की अगर हम बात करें तो हमारे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व और पश्चिम भारत में भी कई सारे राजा थे। इसी में थे एक कुषाण जो बाहर से आए थे। और कुषाणों की अगर हम बात करें तो कुषाण पहले ऐसे राजवंश थे जिन्होंने भारत में आके सोने की मुद्राएं यानी सोने के सिक्के चलाए थे, और ये अपने आप को दैविक मानते थे। इनका एक बहुत अच्छा तरीका था दैविक राजाओं का, डिवाइन किंग, यानी इन्होंने एक तरीका अपनाया, अपने आप को वहाँ के साम्राज्य में दैविक घोषित कर दिया, यानी देवताओं का एक वंशज घोषित कर दिया, जिससे कि वहाँ के लोगों ने इनको महत्व देना शुरू कर दिया। जब कुषाण वंश यहाँ पर था तो इनको ज़्यादा महत्व नहीं देता था। इन्होंने एक तरीका देखा कि यार क्यों ना हम यहाँ पर इन अंधविश्वास, जो लोग धार्मिक है, यहाँ की जो प्रजा धार्मिक है, उस प्रजा के आगे अगर हम उन्हीं के ही देवताओं का अपने आप को वंशज घोषित कर देते हैं तो वो तो हमें पूजने लगेंगे। और यही किया इन्होंने, और ऐसा ही हुआ जिसके कारण ये अपने आप को दैविक कहने लगे और मंदिरों में अपनी मूर्तियां भी रखने लगे, जिससे कि इनका महत्व बढ़ जाए। अच्छा, ये चीज़ इन्होंने कहाँ से समझी? तो उसी समय पर इन कुषाणों ने देखा, उसी समय पर चीन में एक साम्राज्य था और उसने अपने आप को वहाँ पर स्वर्गपुत्र घोषित कर दिया और चीन के लोगों ने उनको महत्व देना शुरू कर दिया, जिससे कि वो भी ईश्वर के समान हो गए। और उसी तरीके को यहाँ पर कुषाणों ने देखा भारत में, और कुषाणों ने अपने आप को देवपुत्र बता दिया, क्योंकि यहाँ पर देवताओं को महत्व दिया जाता था और इन्होंने अपने आप को दैविक घोषित कर दिया। इसी प्रकार हम एक और वंश की बात करते हैं जो है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी 320 ईस्वी में। अच्छा, मौर्य वंश और गुप्त वंश में अंतर रखना, समय काल में भी और संस्थापक में भी। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य उनके पीछे लगता है,
और गुप्त वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। और मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की गई थी और यहाँ पर इसकी स्थापना 320 ईस्वी में, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर बनाए रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गुप्त वंश की। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुप्त वंश को जानने के स्रोत, जैसे कि हमने मौर्य वंश को जानने के स्रोत जाना था, तो इसी प्रकार से गुप्त वंश को जानने के भी कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आपको बस एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है, बाकी तो सारी चीज़ें कॉमन है। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को टिप्पणी के रूप में भी अकेले से भी पूछ लिया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग इलाहाबाद में है, इसलिए आपको पता है इलाहाबाद का नाम प्रयाग ही था पहले भी और दोबारा अब हो चुका है। तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मीन्स अभिलेख। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, योग्य शासक थे। हरिशेन जो उनके एक लेखक थे, उनके द्वारा संस्कृत में इलाहाबाद में प्रयाग में एक स्तंभ पर लिखवाई गई थी, जिसमें उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त के अलावा गुप्त वंश के बारे में भी काफ़ी जानकारी मिलती है। तो गुप्त वंश को जानने का एक स्रोत क्या है? प्रयाग प्रशस्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सिक्के भी, अभिलेख भी, मूर्तियाँ व चित्र भी, या आपने मौर्यों के समय पर भी जाना था। तो ये थे आपके गुप्त वंश को जानने के स्रोत। आपको लिखना यही है कि सिक्कों में आएगा तो आपको बताना है कि गुप्त वंश के द्वारा चलाए गए सिक्के गुप्त वंश को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेखों में भी गुप्त वंश के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख जो राजनीतिक या फिर धार्मिक थे, उनके द्वारा हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। उनके द्वारा बनवाई गई मूर्तियाँ व चित्र उनके बारे में बताते हैं। तो ये आपका आता है स्रोत में। अगला पॉइंट आता है 5.1, जनता में राजा की छवि। यानी उस समय पर बहुत सारे शासक राजवंश थे अलग अलग क्षेत्रों में। तो सभी क्षेत्रों के जो राजा थे वो एक समान नहीं थे और हर एक क्षेत्र के जनता यानी प्रजा की सोच या अपने राजा के प्रति विचार भी एक जैसे नहीं थे। तो इस पॉइंट में एक कहानी बताई गई है, तो मैं वो अभी बता देता हूँ आपको। ये कहानी गणतेंदु जातक से ली गई है। यानी कि अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, उसमें एक जातक कहानियों का संग्रह है। गणतेंदु जातक से ये कहानी ली गई है, जिसमें कुटिल राजा की कहानी है। कुटिल मतलब एक बुरा। तो इस कहानी को अगर हम समझें, बहुत सरल है। गणतेंदु जातक में एक राजा था, यानी कहानी में एक राजा था, और वो राजा बहुत ही ज़्यादा क्रूर कुटिल था। वो प्रजा को किसी भी प्रकार से इम्पोर्टेंस, महत्व या उनके लिए कोई भी विकास नहीं करता था, जिससे वहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी अपने ही राजा से। लेकिन उस राजा को एक गलत फहमी थी कि वो सोचता था कि मेरे प्रशासन में रहने वाली प्रजा बहुत खुश है, सुखी है। तो एक बार वो ये चीज़ पता करने के लिए अपनी प्रजा के बीच में वेश बदल के गया और जाके जिससे भी उसने पूछा तो हर एक व्यक्ति अपनी परेशानी का मुख्य कारण राजा को बताते हैं। वो कहते हैं कि लोग तो लोग, साथ ही जानवर और पशु पक्षी भी राजा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान। उनका मानना होता है कि आम लोगों के लिए वो कुछ नहीं करते और दिन में राजा के लोग लूटने आते हैं, तो उसी प्रकार रात में डाकू उनको लूटने आते हैं। यानी दोनों एक समान है। राजा के लोग भी उनसे लूट के लेके जाते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाते, ना ही इनको डाकुओं से बचाया जाता है। तो वो एक कुटिल राजा का है और ये हमारे गणतेंदु जातक से बताया गया है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। उपज बढ़ाने के तरीके, जैसे कि हमें पता है ये लोहयुगीन सभ्यता है। 5.2 लोहयुगीन सभ्यता है और लोहे के फाल वाले हलों के द्वारा, लोहे के औजारों के द्वारा, नई व उत्तम तकनीकों के द्वारा यहाँ पर कृषि में बढ़ावा मिला। अगर हम देखें तो उपज बढ़ाने के जो तरीके थे वो लोहे के फाल वाले हलों की वजह से आए और लोहे के औजारों के द्वारा कृषि की गई और नई तकनीक, उत्तम तकनीक जो हड़प्पा में नहीं थी। खेतों के हिसाब से, भूमि के हिसाब से अलग अलग फसलों को उगाया गया, जिससे कि पैदावार में और ज़्यादा वृद्धि। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, आधे से अधिक क्षेत्र जो था गंगा तथा गंगा की सहायक नदियों के किनारे था, जिसके कारण वहाँ पर भारी मात्रा में उपजाऊ भूमि थी, तो भी यहाँ पर उपज बढ़ गया। ये शुष्क क्षेत्र नहीं था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगला आता है ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। 5.3 आप सबको पता होगा कि गांव में जो समाज है, गांव के समाज के बारे में हम पहले समझते हैं। गांव का जो समाज होता है, गांव कैसे बनता है? कई सारे गांव में अगर हम जाएंगे तो गांव में कई अलग अलग मोहल्ले होते हैं और सभी मोहल्लों में अलग अलग जाति या
एक जैसा काम करने वाले लोग रहते हैं और आपस में ही संबंधित होते हैं। वो बाहर नहीं जाते किसी के ऊपर निर्भर होने। गांव में ही जो लोग होते हैं, जैसे एक पंडित है तो गांव में जितने भी लोगों के घर में कोई भी पूजा होगी तो उसी पंडित को महत्व दिया जाएगा। या एक ही साहूकार है तो उसी के पास सारी चीज़ें लेने, खरीदने, बेचने जाएंगे। तो गांव में जो भी लोग होते हैं आपस में लेन देन करते हैं और इसके द्वारा ही वो समाज बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जाति और वर्ग को महत्व दिया जाता, छुआछूत को भी देखा जाता था, जिससे कि इनमें भिन्नता भी बनी रहती थी, दूरी भी बनी रहती थी। इसी प्रकार से हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रामीण समाज वो 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आगे हम पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत जातियाँ थी। और ये पुरुष प्रधान समाज था जिसमें घर का मुखिया जो होता था वो पुरुष होता था और उसे गृहपति कहा जाता था। गृहपति का अर्थ होता है घर का मुखिया, घर में सभी प्रकार के निर्णय लेने वाला, डिसीजन लेने वाला। अगला हमारा 5.4 आता है और 5.4 है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण वर्ग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पर भूमिदान, तो भूमिदान का अर्थ होता है भूमि को दान में दिया जाना। इस काल में 3 दान सबसे महत्वपूर्ण थे, भूमिदान, गौदान और कन्यादान। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विवरण मिलता है वो भूमिदान के बारे में मिलता है। और जैसे कि अब हमने पिछले में पढ़ा, यहाँ का जो समाज था वो अलग अलग नए संभ्रांत वर्ग, यानी कि यहाँ पर कई ऐसे वर्ग उभर के आए नए जो थोड़े से परिवर्तित थे। तो भूमिदान को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अग्रहार मिलता है। अग्रहार क्या है? अग्रहार एक ऐसा भूमि का टुकड़ा होता है जो उस समय पर दान में दिया जाता था और ये ज़्यादातर जो अमीर वर्ग थे वो ब्राह्मणों को या शूद्रों को देते थे। और अग्रहार ऐसे ही भूमि का एक टुकड़ा होता था जो उस समय पर दान में दिया जाता था। दान में दी गई भूमि को ही या भूमि के टुकड़े खंड को ही अग्रहार कहा जाता था और दान में देने के बाद देने वाले का इस पर कोई अधिकार नहीं रहता था। पूरा अधिकार किसका हो जाता था? लेने वाले का, जिसको प्राप्त होती थी। और ऐसी भूमि के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? दानात्मक अभिलेख से। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया, दानात्मक अभिलेख, यानी कि ऐसे अभिलेख जिसके द्वारा हमें दान में दी गई वस्तुओं के बारे में पता चलता है। वस्तु भी हो सकता है, संपत्ति, भूमि, कुछ भी हो सकता है। और वो सारी चीज़ें हमें पता कहाँ से चलती है? दानात्मक अभिलेखों से। और इन्हीं दानात्मक अभिलेखों से हमें पता चला प्रभावती गुप्त के बारे में। गुप्त वंश, उस समय पर स्त्रियों को किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन गुप्त वंश में स्त्रियों को महत्व दिया गया, जिसमें हम बात करेंगे प्रभावती गुप्त की। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह दक्षिण में वाकाटक से हुआ था, लेकिन वाकाटक की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उस समय पर राजा बनकर प्रभावती गुप्त बैठी थी सिंहासन पर और उन्होंने दान में भूमियाँ भी दी थी या संपत्ति भी दी थी और अपने बारे में उन्होंने कई दानात्मक अभिलेख लिखवाए थे, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय पर प्रभावती गुप्त के द्वारा भी दान दिया गया था और उनके अधिकारों के बारे में भी पता चलता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे 6.3 में व्यापार के बारे में कि इस काल में भी व्यापार होता था। व्यापार भी 2 प्रकार का होता था, एक होता था विदेशी व्यापार तो दूसरा होता था आंतरिक व्यापार। विदेशी व्यापार वो व्यापार होता था जब ये साम्राज्य दूसरे साम्राज्यों से व्यापार करता था और आंतरिक व्यापार ये होता था जो इसी साम्राज्य के भीतर अलग अलग नगर आपस में व्यापार करता था। व्यापार जो होता था वो मुद्रा प्रणाली के द्वारा होता था। मुद्रा प्रणाली इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार होता था और यही मुद्रा यानी यही सिक्के हमें बाद में प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करें 6.4 की तो सिक्के और राजा अगला पॉइंट आता है आपका। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले मुद्रा प्रणाली राजाओं द्वारा चलाई गई थी। अब मुद्रा प्रणाली को चलाने का एक मुख्य कारण था वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली परेशानी और राजाओं की पहचान का अभाव, जिसके कारण यहाँ पर सबसे पहले राजाओं द्वारा अपने सिक्के चलाए गए मोहरे के रूप में, जिससे उनकी पहचान बनी रहे। और इस समय पर जो सबसे पहले आरंभिक सिक्के थे उन्हें आहत सिक्के कहते हैं, जिन्हें पंचमार्क या ठप्पे वाले सिक्के कहते थे। लेकिन जैसे जैसे राजा आए, राजाओं ने सिक्कों में परिवर्तन किया। सबसे पहले राजाओं ने सिक्के बनाए, उसको देख के व्यापारियों द्वारा सिक्के बनाए गए और वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन खत्म किया गया। वस्तु विनिमय प्रणाली का चलन खत्म किया गया। बाद में धीरे धीरे कई अलग अलग प्रकार के सिक्के बनाए गए, जैसे कि हमने बात करी कुषाणों द्वारा सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाएंगी, सोने के सिक्के। इसी प्रकार से गुप्तों के द्वारा सबसे बड़े साइज के सोने के सिक्के, यानी कि सबसे बड़े आकार के सोने के सिक्के कभी किसी टाइम पर हुए तो वो थे गुप्तों के समय पर। और इसी प्रकार से हम बात करेंगे
हिंद यूनानी शासकों की। और हिंद यूनानी शासक वो शासक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रतिमा वाले सिक्के चलाए थे। ये सारी चीज़ें आपके उसी टॉपिक में हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो वो प्रतिमा वाले सिक्के मतलब कौन से? फ़ोटो वाले सिक्के, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपनी फ़ोटो छपवाई थी। तो अगला पॉइंट आता है हमारा 7.1 का, अभिलेखों का कैसे अर्थ निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभिलेख। अभिलेख उस समय पर किसी भी कठोर सतह पर लिखित रूप में, उत्कीर्ण रूप में पाए गए हमें लिखित विवरण होते थे। और अभिलेखों को पढ़ने वाले विद्वान को अभिलेख शास्त्री कहा जाता था। अब इनके द्वारा कैसे अर्थ निकाले जाते थे? तो इनके अर्थ निकालने का एक ही बहुत सरल तरीका था। उन क्षेत्रों में दूर दूर तक जो भी लिपियाँ उस समय पर चलती थी उन सबको एकत्रित किया जाता था, और जो पांडुलिपि इनको प्राप्त होती थी उसको लिया जाता था और एक एक अक्षर उनका मैच किया जाता था। अक्षर अक्षर जोड़ के शब्द बनाए जाते थे और शब्दों के जोड़कर वाक्यों को बनाया जाता था, और उसके बाद ही इनके अर्थ निकाले जाते थे। इसी प्रकार हम बात करेंगे जेम्स प्रिंसेप की, जिसका हमने सबसे पहले वर्णन किया था, जिन्होंने 1838 में सबसे पहले खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालकर बताया कि यहाँ पर एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसे मौर्य साम्राज्य, और उसका एक बहुत ही योग्य शासक था जिसे अशोक कहते हैं। उनको कई अलग अलग उपाधियाँ भी दी गई थी उनके प्रजा के द्वारा, जिसमें हम देवानपीय, पियदस्सी या चक्रवर्ती आदि का नाम देखते हैं। तो ये था हमारा दूसरा अध्याय राजानगर और किसान, जिसमें हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान जो भी हमारा राजनीतिक इतिहास था या आर्थिक इतिहास था या महाजनपदों का उदय था उसके बारे में पढ़ा। इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को बुक रख के साथ ही साथ पढ़ेंगे तो इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ और उसको डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ। अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर नोट्स की आवश्यकता हो तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज अच्छे से समझ आई होगी। आप बिना स्किप करे दोनों पार्ट्स को बारी बारी देख लें, जिससे कि आसानी से समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक बाय बाय, टेक केयर।